दादा बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। मैं इससे पहले कि धनंजय जी आपके पास आऊं, मैं राकेश जी का व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा। राकेश जी, महाराष्ट्र में बड़े इंटरेस्टिंग कुछ चेंजेस हो रहे हैं, खासतौर से जो एनसीपी का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर होता नजर आ रहा है। अजीत पवार के भी बोल बदले हुए हैं एक्चुअली देखा जाए तो। मुझे लगता है कि चूंकि महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा सेकंड राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद में, 48 सीटों वाला। और जब ये हाथ से खिसकता है तो सत्ता हाथ से खिसकती है। जो दादा ने बात की है कि बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक खिसक जाते हैं तो 100 सीटें कम हो जाती। मैं मानता हूं, बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं उस बात से। मैं इस 48 सीट को बचाने के लिए, जहां पे उनके जो सर्वेज भी आए हैं वो भी उनको करीब करीब 10-12 सीट से ऊपर नहीं दे रहे हैं, तो ये लाजमी हो जाता है कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी यहां सेंध लगाए। और मुझे लगता है कि पार्टली भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने में कामयाब भी हो गई है। और इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि एनसीपी आफ्टर द इलेक्शंस अगर उसको जंप करना होगा तो नागालैंड की तरह वो सरकार को समर्थन दे देगी। वो जैसे वहां एनडीडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो नागालैंड में एनसीपी के मेंबर हैं, उन्होंने समर्थन दिया है उसको। तो कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेशंस हैं उस बात के। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन एक साथ में बात और है। एनसीपी का सारा वोट जो है कांग्रेस का वोट है, वहीं से तोड़ा हुआ है। वो वोट कभी भी शिफ्ट होकर बीजेपी को नहीं जाएगा। अगर एनसीपी जाती है, सपोज करो, बीजेपी के साथ में, तो उसका वोटर वापस अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के पास जा सकता है। इस बात का अंदाजा मुझे लगता है शरद पवार को भी है। और एक एक्सपेरिमेंट अजीत पवार के रूप में कुछ घंटों के उप मुख्यमंत्री को बनाकर उन्होंने ऑलरेडी देखा है। आपको क्या लगता है कि जो छत्रप अपनी जमीन बचाने में लगे हैं, कोई भी हो, कोई भी प्रदेश का हो, लेकिन दादा का कहना है कि अपोजिशन यूनिटी नहीं चाहिए और बाद में एक साथ में आएंगे। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है डॉक्टर साहब? दिनेश जी, गौतम जी ने बड़े विस्तार से सभी राज्यों की स्थिति पर नजर डाली है। अगर हम महाराष्ट्र से ही शुरू करें तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, जहां भारतीय जनता पार्टी अभी उद्धव सरकार को गिराकर एक बढ़त लिए हुए है कि जैसे उसके खाते में एक एन के इन प्रकार सरकार गिरा ली और अपनी सरकार शिंदे गुट के साथ बना ली है। लेकिन असली चुनौती लोकसभा चुनाव के समय आने वाली, जिसका आज हम आकलन कर रहे हैं, इसमें 2-3 बातें अभी देखना होंगी, जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नंबर एक, इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव लगभग 9 राज्यों में होना। एक कर्नाटक अभी मई में हो ही जाएगा, फिर हिंदी भारत आएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और उसके बाद कुछ और चुनाव बच जाएंगे, और कुछ हो चुके हैं। तेलंगाना भी है उसमें। हाँ, तेलंगाना भी। तो वही मुझे लग रहा था, जो बचे हुए उनमें से ये है। तो पहले तो इन राज्यों में जब चुनाव होंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कितना बचा पाती है, कहां कहां वापस ला पाती है। जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया के दल बदल के बाद सरकार बनाई है, तो उसे बचाए रख पाती है या नहीं। राजस्थान में जो परंपरा रही है अलट पलट की, उसमें कामयाब होती है या नहीं। छत्तीसगढ़ तो उसके लिए बड़ी चुनौती है ही। जब इन राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे, तब जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनके सामने परिदृश्य थोड़ा और साफ होगा। अभी जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की अजेय छवि है, अगर इन राज्यसभा चुनाव, इन राज्यों के चुनावों में पार्टी कहीं पिछड़ती है, परिणाम सकारात्मक नहीं रहते उसके पक्ष में, तो क्षेत्रीय दल भी इस विचार पर जरूर पहुंचेंगे कि नहीं, नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। असली दिक्कत यह है कि जिन राज्यों में भी क्षेत्रीय दल हैं, सब जगह तो है नहीं, जिन 3 राज्यों के नाम मैं बार बार ले रहा हूं, यहां तो कोई क्षेत्रीय दल है नहीं। सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में शायद कुछ कवायद करेगी, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिखती उसके लिए। लेकिन जहां क्षेत्रीय दल हैं, ममता बनर्जी है, केसीआर है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, नीतीश कुमार है बिहार में, और तमाम जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं, उनके सामने चुनौती ये है कि अगर वे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हैं तो उसका अतीत जो पिछले 9 साल का ही गिन लें अगर हम, तो वो उस तरह से एक बड़ी व्हेल मछली का स्वरूप है कि जो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। तो ये डर क्षेत्रीय दलों को बना रहता है। इसी कारण अगर आप देखें तो पिछले सालों में कई
सहयोगी दल, जो छोटे दल थे, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ गए। अकाली दल का साथ छूटा है, और भी कई, शिवसेना महाराष्ट्र में पहले सरकार ही थी, उसका साथ छूटा है। इस तरह से जो दल छिटक रहे हैं, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सोचने का विषय है। अब असली सवाल यह है कि 2024 में क्या सचमुच में ऐसा कोई गठबंधन बन पाएगा जिसमें ये सारे क्षेत्रीय दल अपनी आकांक्षाओं को भी पूरा कर लें, भविष्य की किसी संभावित केंद्र सरकार में अपने लिए जगह, अपने हिस्से की मलाई, अपने दोने में अपने हिस्से का कलाकंद हासिल कर लें। इसकी शर्तें अभी से उनके दिमाग में होंगी, और ये तब सामने रखी जाएंगी जब वो प्रक्रिया शुरू होगी। अभी थोड़ी जल्दबाजी है, पूरा 1 साल है लोकसभा चुनाव में, तो उस दृष्टि से ये क्षेत्रीय दल ये गुणा भाग करेंगे, नापतोल करेंगे, क्योंकि किसी का कोई वैचारिक ऐसा आधार नहीं है कि 1-2 पार्टियों को छोड़ दें। जैसे लालू यादव को देखिए, आप कह सकते हैं कि आज तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से, लालू ने और उनकी पार्टी ने कोई समझौता नहीं किया। बाकी इनमें कौन है जिनकी आपने लिस्ट गिनाई जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल न रह चुका हो? ममता बनर्जी अटल बिहारी सरकार में रह चुकी हैं। कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? नीतीश कुमार खुद बीजेपी के साथ सरकार चला चुके हैं। तो ऐसा इनमें से कोई राजनीतिक दल नहीं है, राजद के सिवा, जो लालू यादव की पार्टी है, और कांग्रेस, इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। या वामपंथी दल, यद्यपि वो एक बार तो बाहर से समर्थन भी दे दिया था वामपंथी दलों ने, अब वो स्थितियां नहीं आएंगी। अब तो गंगा में बहुत पानी बह गया है, नरेंद्र मोदी का युग है, अब तो भूले से भी वामपंथी दल ये गलती नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है अभी ये देखना होगा इनमें से कौन से ऐसे दल हैं जो अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं अपने राज्यों में। उनकी मूल चिंता अपने राज्य में बचाए रखने की होगी, जो आपका आज का विमर्श का विषय है कि लोकसभा में, केंद्र में किसी की सरकार बने, हम अपने राज्य में बचे रहें। शर्त यह है कि अगर नरेंद्र मोदी का अश्वमेध का घोड़ा इसी तरह दौड़ता रहा, तो क्या सचमुच में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये क्षेत्रीय दल नाम लेवा भी बचेंगे या नहीं बचेंगे? सचमुच में इनका अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा तीसरी बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद? जब आज वे किसी भी तरह की लोक लाज, किसी भी तरह की शर्म हया को बलाए ताक रखकर राज्यों में छोटी छोटी पार्टियों से लेकर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को तोड़कर सरकार बना ले रहे हैं। शिवसेना को कोई तोड़ सकता है, ये सोचा नहीं जा सकता, तो उसे तोड़ दिया। तो 24 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बिना नमक और गरम मसाला लगाए इन क्षेत्रीय पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी हथेली में रखकर चाट जाएगी। अगर उन्हें अपने आप को बचाना है तो उन्हें लोकसभा चुनाव के समय भी अपनी रणनीतिक तैयारी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि अगर उन्हें अपना वजूद बचाए रखना है तो किधर जाएं या किधर न जाएं, किधर भी न जाएं, बीच में खड़े रहें, मध्य मार्ग चुनें। और जब कोई गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में हो, जैसा कि गौतम दा ने कहा, तब वे लोग उस गठबंधन के साथ हो जाएंगे जो सरकार बनाते हुए दिख रहा होगा। अगर बीजेपी और उसके गठबंधन को 100 सीटों की जरूरत पड़ेगी तो शायद उसके साथ न जाएं, इसके उलट कांग्रेस के गठबंधन में चले जाएंगे। लेकिन इसमें अभी सोचना होगा, थोड़ा समय का और इंतजार करना पड़ेगा। जी दिनेश।